जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर्स में आपको स्वागत करते हैं। और ये फुल पत्ती वाली क्लास है जो आपको हैंड राइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लास का नोट्स आपको हैंड राइटिंग नोट्स में ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो उससे पहले शुरू करने से पहले आपके लिए बोलेंगे एक मोटिवेशनल लाइन जो आपके अंदर एक एनर्जी का काम करेगा, एक जोश का काम करेगा। सुनिएगा सर। कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रह जाते हैं कल्पनाओं के सहारे। कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रह जाते हैं कल्पनाओं के सहारे। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो बैठे हो दरिया किनारे। मंजिल उन्हें मिलती है जिसके सपनों में जान होती है साहब। पंखों से क्या होता है मेरे दोस्त, कि पंखों से क्या होता है मेरे दोस्त। उड़ान तो हौसलों से होती है, उड़ान तो हौसलों से होती है। चलिए इसी हौसले और विश्वास के साथ आप तमाम दोस्तों को इस चैनल पर स्वागत करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सर पूछा गया है, देखेंगे, याद करते हैं। लो हम लोग चलते हैं। और यह जी के साथ साथ आपको करंट अफेयर के साथ साथ ये स्टैटिक जीके भी कंप्लीट करते चलना है। पहला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वह 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना परसेंट अनुमान रखा है जीडीपी का। तो आपको 6.9% जो है यह जीडीपी का रहने का अनुमान रखा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, अलग अलग संस्थानों के द्वारा जीडीपी का निर्धारण किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको संयुक्त राष्ट्र है ना। WHO, RBI, SBI जो इम्पोर्टेंट संस्थान है वही अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये संस्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत के जीडीपी की रहने का अनुमान 6.9 बता रहा है। बताइए भैया, जब मनमोहन सिंह गए हुए थे, जिस जीडीपी को छोड़कर वह 7% का जीडीपी था, और देखिए 10 सालों में जिस 7% पर गए हुए थे, उस 7% का आंकड़ा तो पार तो किया ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की संभावना में भारत का जीडीपी रहने का अनुमान रखा है 6.9 रखा है। और आरबीआई देख रहे हैं ना, आरबीआई के द्वारा जो कहा गया है तो 7% रहने का अनुमान रखा गया है। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच की संभावना और रुपये 2025 में रहने का अनुमान कितना रखा है तो 6.6 रहा है। इससे भी बुरा स्थिति होने वाले हैं अगले साल। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन में वृद्धि दर रखा है तो साउथ एशियन का वृद्धि दर बता रहा है, साउथ एशियन के द्वारा 5.8 बताई रखी गई है। और बात करते हैं यूएनओ की। यूएनओ में देशों की स्थापना जो हुआ था, यूएनओ की स्थापना होते हैं 51 देशों के साथ हुआ था, 51 देशों के साथ। और बात करते हैं इसमें साइन कितना हुआ था, साइन जो किया गया था, सिग्नेचर जो किया गया था 50 देश होते हैं। और बात करते हैं इसमें पोलैंड ने साइन नहीं किया। जो 51 को देश था तो 50 को देश साइन किया, लेकिन ये पोलैंड देश है, ये साइन नहीं किया था। अगले ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जब यूएनओ की बात छिड़ा हुआ है तो यूएनओ के बारे में जानना जरूरी है। इसकी स्थापना जो किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। मुख्यालय आपको, यूएनओ का मुख्यालय आपको हैमिल्टन द्वीप न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। यूएनओ का मुख्यालय दोस्त कहाँ है तो न्यूयॉर्क है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में सदस्य की संख्या अगर पूछा जाएगा कि यूएनओ में सदस्यों की संख्या 193। और पहले जब इसकी स्थापना किया गया था तब 50 और 51 था, लेकिन 50 जो साइन किया हुआ था, 51वां कौन सा देश नहीं किया था, पोलैंड ने नहीं किया था। लेकिन यह अभी संगठन में देशों की संख्या 193 हो चुका है। और नवीनतम देश, ये भी ध्यान रखेंगे, नया देश कौन सा जुटा हुआ है, 193वां देश से आपको दक्षिणी सूडान जीता हुआ है। दक्षिणी सूडान जिसको बोलते हैं, दक्षिण सूडान जीता हुआ है, इसमें नया सदस्य बना हुआ है। बात करते हैं कि यूएनओ का अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। यूएनओ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यूएनओ के फर्स्ट महासचिव की बात करते हैं, ट्रिगबेली जो है कहाँ के थे, तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ट्रिगबेली जो है फर्स्ट महासचिव, ये नॉर्वे के। और मैग्नेस कार्लसन भी शतरंज के प्लेयर हैं, ये भी नॉर्वे के ही हैं। और जो रात्रि के देश नॉर्वे को बोला जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे आगे, यूएनओ में कितने अंग होते हैं तो 6 अंग होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। यूएनओ में कितने अंग होते हैं तो 6। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। यूएनओ में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा एक प्रमुख अंग के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का 78वें अध्यक्ष कौन है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष की बात करते हैं, डेविस फ्रांसिस है। डेविस फ्रांसिस किसके अध्यक्ष है भाई,
संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष के रूप में डेविस फ्रांसिस काम कर रहे हैं। वही बात करते हैं यूएनएससी में जो मेंबर के देशों की संख्या कितना है, मेंबर की बात करते हैं। इसमें मेंबर की संख्या पूछा, देश नहीं है मेंबर, तो इसमें 15 है। यूएनएससी में शामिल मेंबर की संख्या 15 है। और भारत में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है भाई, तो रुचिरा कंबोज जो है आपको भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन के साथ कितना इंपॉर्टेंट जानकारियां ये प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एक्स नाउ, ये जांच एजेंसियां हैं, एजेंसियां अलग अलग काम करती है। तो एक्स नाउ के द्वारा वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के मामले में विश्व में सबसे टॉप में कौन सा देश है, पहले नंबर पर कौन सा है दोस्त, तो यह इंटरनेट के शटडाउन के मामले में भारत है। याद रखेंगे ना, कोई भी काम होता है तो नेट बंद करो, कोई भी परीक्षा होता है नेट बंद करो, तो इसलिए जो है एक्स नाउ के द्वारा विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन का मामला भारत में है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत से शीर्ष पर रहा हुआ है। अब तक ले भारत जो है, भारत में कितने बार इंटरनेट सेवा बंद किया गया, 116 बार बंद किया गया इंटरनेट सेवा को, 116 बार बंद किया गया। और विश्व का 42% है, विश्व में जो है 42% जो है इंटरनेट भारत में बंद किया गया, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सेकंड नंबर पर जो है इंटरनेट बंद के मामले में म्यांमार है। तीसरे स्थान की बात करते हैं, ईरान है ना। प्रथम स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर म्यांमार, तीसरे पर ईरान है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में मणिपुर प्रथम स्थान है। मणिपुर में जो है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा भारत में इंटरनेट शटडाउन का मामला कहाँ, किस राज्य में, तो ये मणिपुर में। जबकि दूसरे स्थान पंजाब में, इंटरनेट शटडाउन के मामले में दूसरे स्थान पर पंजाब रहा है। और बात करते हैं दोस्तों, वर्ल्ड में तो दूसरे नंबर पर म्यांमार है। और म्यांमार में कितने बार इंटरनेट बंद किया गया, 37 बार। भारत में 116 बार, म्यांमार में 136 बार। और ईरान तीसरे नंबर पर था, ये आपको 34 बार बंद किया गया है। इंटरनेट सेवा 34 बार बंद किया गया, कहाँ, ईरान में। तो ये आपको स्पष्ट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ललन टफ क्वेश्चन है, पूरा एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस की स्वतंत्रता में सूचकांक में भारत का रैंकिंग दोस्त कितना है, तो 159वें नंबर पर 159 नंबर पर प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता आप तो समझ सकते हैं, 180 देशों में भारत का रैंकिंग कितना है, 159वें नंबर पर। बात करते हैं वहीं लैंगिक असमानता की बात दोस्त करते हैं, लैंगिक जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर गैप इक्वलिटी की बात करते हैं, 108वें नंबर पर है। 108वें नंबर, एक आर्टिकल याद रखिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 108 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्विक मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, 134वें नंबर पर है। विश्व मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, 134वें नंबर पर है। और सैनिक खर्चा के मामले में जो है विश्व में भारत का रैंकिंग चौथे नंबर पर है। साइबर अपराध के मामले में 10वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में चौथे नंबर पर है। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे नंबर पर। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न कंपनी में इंडेक्स में भारत के कौन सा है, तो आपको तीसरे नंबर पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भ्रष्टाचार में आपको 94 नंबर पर, भ्रष्टाचार के मामले में भारत का रैंकिंग 94 नंबर पर। खुशहाली में 126वें। ग्लोबल जेंडर गैप में आपको 127वें। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में आपको 127वें नंबर पर है। चलिए आगे बात करते हैं। भुखमरी में भारत का रैंकिंग कितना, 101 है। वैश्विक अनुसंधान रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग कितना है, तो चौथे नंबर पर। वैश्विक अनुसंधान रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग आपको चौथे नंबर पर है। शेयर बाजार में भारत की रैंकिंग कितना है, चौथे नंबर पर है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार और देख लेंगे, इसको याद ही कर लीजिए। भारत की प्रेस की मीडिया जो है, इसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है 159वें नंबर पर है। और बोलते हैं कि भारत कितना में बोलने की आज़ादी। अब बात करते हैं किस आर्टिकल में बोलने की आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के ए में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लैंगिक असमानता में 108, मानव विकास सूचकांक में 134, सैन्य के खर्चे करने में भारत चौथे नंबर पर है। साइबर अपराध के मामले में 10वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर में चौथे नंबर पर है। ग्लोब यूनिकॉर्न के इंडेक्स में आपको तीसरे नंबर पर। भ्रष्टाचार में आपको भारत का रैंकिंग 93 नंबर पर है। खुशहाली में भारत की रैंकिंग आपको 126वें में। जेंडर गैप इंडेक्स में 127वें नंबर है। भुखमरी में आपको 100वें। अनुसंधान रिपोर्ट के रैंकिंग में आपको चौथे। और शेयर मार्केट में है ना, शेयर मार्केट में भारत की रैंकिंग चौथे नंबर पर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट इंडेक्स था। अगले क्वेश्चन की बात दोस्त करते हैं।
हाल ही में चर्चा में रही बुलावा, कौन सा? बुलावा। बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध पूछ रहा है दोस्तों, तो ये रूस से है, इसका संबंध रूस से है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल रूस का, और रूस जो के राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन बने हुए थे, 5वीं बार बने हुए हैं, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। और शेख हसीना भी 5वीं बार बनी हुई है, ये भी बात ध्यान रखेंगे बांग्लादेश के। हाल ही में बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है, बिल्कुल बात सही है। और बोरेनेई पनडुब्बी से इसका सफल परीक्षण किया गया। किस पनडुब्बी से? बोरेनेई पनडुब्बी से आपको बुलावा का सफल परीक्षण किया गया है। या वह मिसाइल है जो महाद्वीप में दूसरे महाद्वीप में अटैक कर सकता है। बाप रे भाई, बताओ तो भाई, ये जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अटैक कर सकता है, इतना विकास कर चुका है। और रूस को जो है भारत का जो है मित्र साथी बोला जाता है। बात करते हैं बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज की बात करते हैं, 8000 किलोमीटर। बताइए, इतना लंबा दूरी तय करेगा, कम हुआ जी, है ना? 8000 किलोमीटर जो है इतना लंबा दूरी करेगा, बिल्कुल सही बात है यार, ये तो हल्का मचा देगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने कौन सा सफल परीक्षण किया है? तो फतह का सफल परीक्षण किया है। फतह सेकेंड जो है सफल परीक्षण किया गया पाकिस्तान के द्वारा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में और ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मिशन दिव्यास्त्र से किसका परीक्षण किया गया? आपको अग्नि 5 का जो है, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। और तकनीकी की बात करते हैं, अग्नि 5 पे MIR भी तकनीकी पर काम कर रहा है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण जो है मिशन दिव्यास्त्र से किसका सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 का किस तकनीकी पर काम कर रहा है? MIR भी तकनीकी पर काम कर रहा है। समर में वो कौन सा मिसाइल लगी हुई है? तो समर में कौन सी मिसाइल लगी है दोस्त? तो समर में वो कौन सी मिसाइल से लगी हुई है? अच्छा, आकाश मिसाइल से लगी हुई है। और ये जो क्वेश्चन पूछेगा, आकाश जो मिसाइल जो है इसका मारक क्षमता कैसे है भाई? ये सरफेस से एयर, माने कि जमीन से सतह में मार करने का काम करती है आकाश मिसाइल। और बात करते हैं पृथ्वी कैसी मिसाइल है भाई? तो पृथ्वी आपको सरफेस से एयर में मार करती है, माने कि जमीन से हवा में मार करती है पृथ्वी। अग्नि की बात करते हैं, ये भी आपको सतह से हवा में मार करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के पास एंटी टैंक कौन सी है? तो नाग है, इसको नाग को बोलते हैं, दागो और भूल जाओ, है ना? फायर एंड फॉरगेट आपको नाग को बोलते हैं, जो एंटी टैंक है। और भारत के पास सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ये सुपर सोनिक जो आपको मिसाइल जो है ब्रह्मोस। और ध्यान रखेंगे ब्रह्मोस जो है यह किस देश को भारत निर्यात कर रहा है, बेच रहा है? भारत के पास जो है अब मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ भारत जो है फिलीपींस को बेच रहा है, इस बात को ध्यान रखें। भारत और रूस के द्वारा इसको मिलकर बनाया गया था ब्रह्मोस, तो इस बात का इसका नाम रखा गया भारत ब्रह्मोस इसका नाम रखा, भारत और रूस के मिलने के बाद बनाया गया था। आगे बात करते हैं, भारत के पास हवा से हवा मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? तो अस्त्र है। तो अस्त्र कैसा मार करता है भैया? तो एयर टू एयर ये मिसाइल मार करता है अस्त्र। ब्रह्मोस मिसाइल का हाल ही में किस देश में किया गया? तो बात आ गया ना, ब्रह्मोस का जो है हाल ही में मिसाइल का निर्यात किया गया है, भेजा गया है फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और बात करते हैं श्रीलंका के वह कौन सा एयरपोर्ट पर संचालित भारत का और रूस मिलकर करने वाला है? तो ये श्रीलंका के एयरपोर्ट जो है अभी संचालित जो है भारत और रूस मिलकर काम करेगा। तो उस एयरपोर्ट का नाम मलाटा एयरपोर्ट दोस्तों यह श्रीलंका का है। और मलाटा एयरपोर्ट पर जो है भारत और रूस मिलकर इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने जा रहा है, क्योंकि भैया धर्म का मामला इतना न बड़ा हुआ था, धर्म ने उस देश को निगल गया। तो धर्म के चक्कर में इस देश की बर्बादी हो चुका है, ठीक है ना? तो ये अब देख रहे हैं दूसरों देश यहाँ पर आकर काम करना पड़ रहा है, इस एयरपोर्ट का संचालन तख्ता पलट हुआ, तबाही मच गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कौन सा एयरपोर्ट? मलाटा एयरपोर्ट जो है श्रीलंका का है। वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन बने? तो व्लादिमीर पुतिन, ये 5वीं बार बने हुए हैं। और वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री
मिखाई मेस्तूनी बनी हुई है, मिखाई मेस्तूनी बने। और रूस की राजधानी आपको मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की मुद्रा का नाम क्या? रूबल है। रूस की रुपया का नाम क्या बोलते हैं? मुद्रा का नाम रूबल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजेंसी रेजिडेंसी वीजा घोषणा किया गया है। तो बताना है कि वह कौन सा देश है जो पर्यावरण में योगदान देने के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा घोषणा कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा पहल किया हुआ देश। तो यूएई जो है देश जो है, देखेंगे पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करने के लिए देखिए तो आपको 10 साल का वीजा को मुक्त कर दिया है। किसके नाम से? ये वीजा का नाम क्या है? ब्लू रेजिडेंसी वीजा घोषणा। तो ये ऐसा काम करना चाहिए यार कि लोग जो काम कर रहे हैं एक प्रोत्साहन बने। देश में तो सबसे ज्यादा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना चाहिए, टूरिज्म के क्षेत्र पर काम करना चाहिए। क्या यार यहाँ पर लोग नेता है यार। पर्यटन का इतना भारत जो है विपुल संसाधन से भरा पड़ा हुआ है, इतना सारे साधन है। हर राज्य की बात करें, हर राज्य की अलग अलग कहानियां, गौरवपूर्ण क्रांति, टूरिज्म पर इतना बेहतरीन लोगों का आकर्षण बनेगा। चलिए यार, ऐसे विजन वाले की बात क्या होगा जब पढ़े लिखे को आप चुनते हैं, जाति के नाम पर वोट करते हैं, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट करते हैं। विकास खोजिएगा, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दीजिएगा। धिक्कार है यार दोस्तों कि आजादी के 75 साल के बाद आप 5 किलो लाइन में अनाज खाने के लिए लगे हुए हैं और गर्व से कहते हैं कि 5 किलो अनाज हमको मिल रहा है। चलिए भाई, इसीलिए आजादी मिला हुआ था, खाने पीने के लिए मिला था। सोचिए, आगे बढ़ते हैं। एक गेमिंग वीजा की घोषणा हुई है। कहाँ किया गया दोस्त? दुबई में किया गया है। एक गेमिंग वीजा की घोषणा आपको दुबई में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोलो रेजिडेंसी वीजा को घोषणा आपको संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं, यूएई में गेमिंग हब बनाने के लिए गेमिंग वीजा शुरू कर दिया गया। देख रहे हैं, पर्यावरण के लिए वीजा जारी कर दिया गया और गेमिंग हब बनाने के लिए वीजा जारी कर दिया गया। ये सब सोच है। बालू वाला जगह पर ये सब चीज, ये सब कौन सा देश? बालू वाला देश है यार। यहाँ पर पर्यावरण ना कुछ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना ना बेहतर बन चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों को बोलो रेजिडेंसी वीजा प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है, पर्यावरण के क्षेत्र में और गेमिंग हब बनाने के लिए यूएई में काम किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 10 साल के लिए दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ललन टॉप क्वेश्चन। भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच में कौन सा अभ्यास तो दोस्त किया जाता है? तो डेजर्ट साइक्लोन। तो देख रहे हैं ना, डेजर्ट या मरुस्थल है ना, तो डेजर्ट है ना, तो इसलिए यहाँ पर डेजर्ट साइक्लोन किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमीरात में, संयुक्त राज्य अमीरात में करते हैं। और इसके साथ साथ और भी एक अभ्यास होता है, जायज तलवार। भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच में जायज तलवार, डेजर्ट साइक्लोन, ये दोनों अभ्यास याद रखेंगे। कोप पे 28 का आयोजन हुआ है। तो कोप 28 का आयोजन दोस्त कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। देख रहे हैं ना, बालू वाला डेजर्ट वाला साइक्लोन अभ्यास होता है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों की बात करते हैं, आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में, दुबई में आने वाले बाढ़ था, इतना ना बाढ़ आ चुका था, है ना, बाढ़ आ चुका था, वह तबाही मच गया था। क्यों? ये कृत्रिम वर्षा के चलते, कृत्रिम, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड के चलते आपको वर्षा करा देते, कृत्रिम वर्षा। और कृत्रिम वर्षा ने इतना ना दुबई में बाढ़ का कारण भी बना, पर क्योंकि पर्यावरण से छेड़छाड़ आने वाला चीज, तो पर्यावरण मनुष्य को छेड़छाड़ कर रहा है, तो इसीलिए भयावह स्थिति बनता है। दुबई की राजधानी जो है, दुबई की राजधानी अबू धाबी है। दुबई की मुद्रा की बात करते हैं, दिरहम है। दुबई का जो है दिरहम है। और दुबई में कितने रियासत शामिल है? तो 7 को रियासत है। दुबई में कितने रियासत शामिल है? तो 7। ओमान की राजधानी कहाँ? मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है दोस्तों। यमन की राजधानी कहाँ? सना में है। यमन की राजधानी सना है। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। और विश्व में सबसे ज्यादा ईरान जो देश है, केसर, केसर के उत्पादन। और आपके दिमाग में बात आता है भाई, जम्मू कश्मीर हम पड़े हुए हैं। बिल्कुल बात सही बोले, पड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर भारत में है। जेके जम्मू कश्मीर। केरेव मिट्टी में खेती किया जाता है, उस मिट्टी को बोल देता है केरेव मिट्टी। और केसर को जो है जीआई टैग भी दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और बात करते हैं, विश्व में केसर का उत्पादन आपको ईरान में है, जिसकी राजधानी तेहरान है। अब बात करते हैं दोस्तों, देसी 7 को देसी रियासत से मिलकर बना हुआ था।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान। हम्बोल्ट बर्फ का मैदान दोस्तों यह कहाँ देखने को मिला है? तो यह वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है कच्चा तेल को निर्यात में करने वाला ये जो देश है। और बात करते हैं हम्बोल्ट बर्फ का मैदान जो है वेनेजुएला में है। और ग्लेशियर किसको कहते हैं दोस्त? तो ग्लेशियर किसको कहते हैं? तो न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्र में बर्फ जमी होनी चाहिए और इसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है ना। और सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ है? द्रास, द्रास है सियाचिन ग्लेशियर में, द्रास। हम्बोल्ट बर्फ का मैदान जो है का 2 हेक्टेयर से कम का हो इसलिए ग्लेशियर की श्रेणी में से बाहर कर दिया गया है। ओहो, इसलिए ना चर्चा में बन चुका है। हम्बोल्ट बर्फ का मैदान जो है वेनेजुएला में है, लेकिन ग्लेशियर बनने का कंडीशन क्या होता है? न्यूनतम आपको 10 हेक्टेयर में होना चाहिए। लेकिन यह हम्बोल्ट जो है बर्फ का मैदान यह 2 हेक्टेयर से कम में है, इसलिए आपको ग्लेशियर की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और चर्चा में हम्बोल्ट बर्फ का मैदान बना हुआ है, यह वेनेजुएला में है। बात समझ में आ गई दोस्तों? वेनेजुएला के पास पहले 5 हेक्टेयर के पास था और वर्तमान में अब ग्लेशियर अब नहीं बच पाया है, क्योंकि मौसम की गर्माहट इस बर्फ को पिघला दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला पहला देश होगा जिसके पास ग्लेशियर पिघल चुका है। बात समझ लीजिए, पर्यावरण को बड़ा संरक्षित करना है दोस्तों। जब पढ़ रहे हैं तो वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी है अपने लाइफ में। कम से कम 10 या 50 वृक्ष, कम से कम नहीं तो 10 वृक्ष लगाना चाहिए। ये अपने लाइफ में 10 वृक्ष लगाना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अगले बात करते हैं। या जानते हैं दोस्तों, एक और मिशन शुरू करना है जन्म दिवस पर। जन्म दिवस की बात है ना, जन्म दिवस पर अपने एक एक वृक्ष लगाइए ना, और उस वृक्ष के बाद जो आपके अगले जन्म पर याद वो एक यादगार बनेगा, है ना। इस तरह लगाइए आप, उसको केयर कीजिए। तो वेनेजुएला ऐसा देश बन चुका है, ग्लेशियर पिघल चुका है। और बर्फ पिघलने का कारण तो जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों। ये आपको तापमान बढ़ने के चलते और उसकी वजह से अलिनीनो के प्रभाव। अलिनीनो क्या है भाई? अलिनीनो एक गर्म हवा है, गर्म हवा है ना। ये इसी के चलते ये पिघला हुआ है। चलिए अगले बात करते हैं। एलिनीनो कैसी जलधारा है? तो ये आपको गर्म जलधारा है और जिसके चलते सागर के पास सागरीय जल का तापमान बढ़ाए रखता है। और भारत में एलिनीनो का प्रभाव क्या होता है? ज़्यादातर नकारात्मक रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। एलिनीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ईसा मसीह का शिशु यानी छोटा बालक। एलिनीनो का क्या अर्थ होता है बाबू, बता दीजिए तो? ईसा मसीह का शिशु यानी छोटा बालक होता है। यह गर्म जलधारा है। चलिए याद हो गया होगा। अगले बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है दोस्तों? क्योंकि हम्बोल्ट बर्फ का मैदान तो पिघल चुका है, तो वेनेजुएला चर्चा में आ चुका है। तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर, बोलीवर है, बोलीवर है। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर है। बोलीवर कहाँ की मुद्रा है? वेनेजुएला का है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। दक्षिण भारत में सब जो है, अब तो बर्फ तो पिघल चुका है, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी न बनेगा ना वो, तो ये अब झील का निर्माण हो चुका है, आपको वेनेजुएला में है। और झीलों का नाम क्या है? तो उस झील का नाम है मराई, मराइबो, मराई, मरा, मराक, मराइबो है। क्या है दोस्तों? इसको देखिए, मरा, मराक इब्बो, मराक इब्बो, मराक इब्बो, मराक इब्बो झील का है। तो इस झील को है बोलते हैं मराक झील जो है वेनेजुएला में है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील वेनेजुएला में ही है। और उस झील का नाम क्या है? मराक इब्बो, मराक इब्बो झील वेनेजुएला में है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का है? तो माउंट एकांगुआ जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और पेंटागोनिया का मरुस्थल जानते हैं कहाँ है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपको अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया का मरुस्थल पूछेगा तो क्या बताएंगे? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना घास को पंपास बोलते हैं। लियोन मेसी जो है किस देश का प्लेयर? अर्जेंटीना का है। और फुटबॉल का ओलंपिक जो है कौन जीता? फुटबॉल का जो है फुटबॉल कप का विजेता कौन बना हुआ था? वर्ल्ड कप विजेता, फीफा वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप का विजेता ये आपको अर्जेंटीना देश बना हुआ है।
अर्जेंटीना ने कितने बजे जीता है? तो 3 बार जीता हुआ है। लियोन मेसी के कप्तानी में जीता हुआ था पिछले साल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेंटागोनिया का मरुस्थल आपको अर्जेंटीना में है। घास घास के क्या होते हैं? अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। चलिए, हम्बोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है और कहाँ देखने को मिलती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास है और ये इसकी प्रकृति क्या होती है? हम्बोल्ट की ये गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जो है कैसी धारा है? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। और आपको इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये आपको ठंडी जलधारा है। पिछले हम बोले होंगे ये गर्म जलधारा है, लेकिन ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट क्या है? ये आपको ठंडी जलधारा है। एल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। एल नीनो को क्या बताया? ईसा मसीह को बालक। तो ये इसी हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट ये ठंडी जलधारा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो पूछता रहता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है? तो आपको यह गर्म है। हम्बोल्ट ठंडी और गल्फ स्ट्रीम ये आपको गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, न्यू फॉकलैंड जलधारा न्यू फॉकलैंड के तट पर मिलता है। इसलिए यह प्रदेश मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। जहाँ गर्मी और ठंडा रहेगा वहाँ पर तो प्रजनन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मछली का प्रजनन सबसे ज़्यादा न्यू फॉकलैंड के तट पर सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। एल नीनो कैसी जलधारा है भाई? तो एल नीनो कैसी जलधारा है? नहीं, ला लीनो, एल नीनो तो ठंड गर्म है, लेकिन ला लीनो कैसी है? ये ठंडी है। ला लीनो कैसे पूछेगा? तो ये आपको ठंडी जलधारा है। विश्व का सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सा है दोस्तों? तो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि की बात कर रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर। आपको 20,000 फीट के ऊंचाई पर है ना? 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये आपको सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों एक घाटी है, नुब्रा घाटी, है ना? नुब्रा घाटी में सेव का उत्पादन किया जाता है, सेव का, है ना? जम्मू कश्मीर, सियाचिन, ये सब चीज जम्मू कश्मीर में सेव का उत्पादन तो आप तो जानते हैं। ये आपको नुब्रा घाटी में सेव का उत्पादन देखने को मिलता है। नुब्रा घाटी पूछ लेता है कहाँ है? तो ये सियाचिन में। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन में द्रास जो है सबसे ठंडा जगह है। और बात करते हैं ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था दोस्त? तो ऑपरेशन मेघदूत जो कहाँ चलाया गया था? तो 1984 में सियाचिन को फतह करने के लिए, 1984 में सियाचिन को जो है फतह करने के लिए आपको ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। यह चीन के लिए, चीन से सुरक्षा करने के लिए ऑपरेशन जो है मेघदूत चलाया गया था। तो ध्यान रखेंगे सियाचिन को फतह करने के लिए 1984 में। कैप्टन शिवा चौहान कहाँ पर पोस्टिंग है? ये आपको ध्यान रखें, कैप्टन शिवा चौहान कहाँ पर पोस्टिंग है दोस्त? तो सियाचिन में तैनात होने वाली, है ना? कैप्टन शिवा चौहान ये महिला है। तो यह कैप्टन शिवा चौहान महिला जो है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी है। तो कैप्टन शिवा चौहान जो है पोस्टिंग इनका कहाँ है? तो सियाचिन के में तैनात होने वाली प्रथम महिला है। शिवा चौहान कहाँ के रहने वाली है? तो राजस्थान में। शिवा चौहान कहाँ की रहने वाली है? तो आपको राजस्थान में। और यह सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में जानी जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में वर्ष 2024 में सबसे अच्छा रैंकिंग के मामले में, यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। टेक्नोलॉजी के मामले में तो चाइना ही न है भाई। देखते हैं ना, आपके हाथ में मोबाइल है ना, आपके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है, आपके रूम में जो पंखा लगा हुआ है, बिजली लगा, बॉल जल रहा है, ठीक है ना? क्या आपको ईयरफोन लगाते हैं ना बड़ा शौक से? सारा आपको सब चाइनीज प्रोडक्ट है। जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब चाइनीज प्रोडक्ट है। तो ये आपको, ये जो है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में पहला स्थान इसका है, टाइम्स यंग के द्वारा बताया गया है। और ये तकनीकी क्षेत्र में काम करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो है नानयांग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? ये आपको सिंगापुर की कंपनी है। ये सिंगापुर की कंपनी है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर, इसमें कितनी यूनिवर्सिटी कवर की गई है? तो इसमें जो है कितने यूनिवर्सिटी को कवर किया गया, जिसमें नानयांग टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान पर? तो 673 को यूनिवर्सिटी को इसमें कवर किया गया था, जिसमें टॉप 10 नानयांग यूनिवर्सिटी सिंगापुर का टॉप में रहा है। बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान, है ना? ये आपको नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये तो याद होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे
भारत की यूनिवर्सिटी में टॉप में कौन रहा? भारत में जो है यूनिवर्सिटी में टॉप कौन रहा? तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी टॉप में रहा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रहा है। हमें लगता है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मोतिहारी वाला तो नहीं है, देख लेंगे। मोतिहारी वाला हमको लगता है, मोतिहारी में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी खुला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है यार, वहाँ एक कॉलेज में एक वहाँ पर जिला स्कूल का ग्राउंड में इसका कैंपस है। एक एक प्राइवेट स्कूल में इसका बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऑफिस है। दुर्भाग्य है यार, वहाँ की यूनिवर्सिटी जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाया हुआ है। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी बनाने में कहाँ रहेगा पढ़ने का मतलब, जब जनता नहीं पढ़ेगी तभी तो वोट देगी ना। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी दुनिया में रैंकिंग में 81वें नंबर पर है ना। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, कोई भी सरकार आ रही है तो आप ये चश्मा जो उतार दीजिए। कोई भी सरकार आए तो आपको बोलिएगा आप स्वास्थ्य पर काम कर रही हैं, रोजगार पर काम कर रहे हैं, कितने नौकरी की बात कर रहे हैं, हमारे भविष्य फ्यूचर की क्या बात कर रहे हैं, है ना। कितना यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कितने अस्पताल खोल रहे हैं, कितने ट्रेन चला रहे हैं, आपका जीडीपी क्या रहने वाला है, जीडीपी की आंकड़ा कितना बताइएगा क्या है। इन सारी चीज के टॉपिक पर तो देश स्वाभाविक बढ़ेगा, ठीक है ना। भाषणबाजी से देश नहीं चलता है, याद रखिएगा। किसी भी नेता का फैन मत बनिएगा, है ना। फैन हीरो हीरोइन का बना जाता है, नेता का नहीं। आप किस में? तो लोकतंत्र में। देख रहे हैं ना, मीडिया है 159वें नंबर, दलाल मीडिया जिसको बोला जाता है, गोदी मीडिया। समझ सकते हैं, आपकी बात पहुंचाएगा। ये जो नंबर जो है आपको बात पहुंचाएगी, चटुकारता में जिंदगी चली जाएगी। और 5 किलो अनाज खाते रहिए ना, 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, पेट भरता होगा, खाने के लिए जी रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। छोटा छोटा देश हम लोगों से देश से आगे निकल रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, इसी को सारी चीज समझते हैं दोस्तों। ललन टॉप की क्वेश्चन की बात करते हैं। खेलो यूनिवर्सिटी गेम वह कौन से क्रम पर रहा है? तो ये चौथे क्रम पर रहा है। शुभंकर दोस्त इसका क्या रहता है? अष्टलक्ष्मी रहा है, अष्टलक्ष्मी रहा है। कहाँ पर हुआ है? तो यह उत्तर पूर्वी गुवाहाटी में हुआ है। पहले स्थान की बात करते हैं तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है खेलो यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान पर। चौथा आपको यह संस्करण था, इसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट। कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में। ये सारा इंपॉर्टेंट है। चौथा गेम हुआ था यूनिवर्सिटी गेम, आपको चौथा हुआ था जिससे यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान कौन सा रहा, तो आपको चंडीगढ़। जगह पूछ ले कहाँ पर, ये आपको गुवाहाटी में। इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी था, याद हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में भारत का पहला उपग्रह दियता बीमा किसने लॉन्च किया है? दियता बीमा किसने लॉन्च किया है? तो टाटा AIG ने लॉन्च किया है। AIG के द्वारा, टाटा AIG के द्वारा जो है भारत का पहला उपग्रह देवयता बीमा लॉन्च किया है। तो भारत का पहला उपग्रह देवयता बीमा लॉन्च किया गया है, और किसके द्वारा? टाटा AIG के द्वारा। टाटा AIG इसका बीमा होने वाला है। और बीमा में क्या क्या कवर किया गया है? लॉन्चिंग कवर होने वाला है। और दूसरा बात करते हैं दोस्तों, इसमें उन्नयन संचालन होने वाली है। जो तीसरी कंपनी होगा इसके भी कवर करने वाले हैं। और लक्षद्वीप के अंदर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। लक्षद्वीप के अंदर जो है पहला प्राइवेट बैंक का शाखा खुलने वाला कौन सा बैंक बन चुका है? तो लक्षद्वीप में जो है वहां पर प्राइवेट बैंक खोला गया, HDFC बैंक खोला गया। HDFC बैंक जो है ये बहुत ही फास्ट और डिजिटल बैंक है। ये आप इस बैंक में खाता खुलवा लीजिए, ठीक है ना। ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, देखिए कितना % छूट मिलता है। और ये बहुत ही साफ सुथरी बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI और HDFC बैंक दोनों जबरदस्त बैंक है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग अपने जगहों पर अपने अपने काम के लिए, जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए, है ना। जो बैंक आपको सुविधा पहुंचाएगी वही तो आपके लिए अच्छा होगा ना। लेकिन जो सुविधा अच्छा पहुंचा रही है वो अच्छा बैंक है, उसको अच्छा बोलते हैं। वही कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सारी संपत्तियों को बेच दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि पूरे भारत के अंदर इंश्योरेंस को रेगुलेटिंग करने वाली कंपनी कौन है? IRDAI, इरादा, ठीक है ना। ये पूरे भारत में इंश्योरेंस रेगुलेटिंग करने वाली कंपनी बन चुकी है। और इस बात को ध्यान रखेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो किया गया था किस अधिनियम के तहत, 1919 के एक्ट के तहत किया गया था। 1999 के एक्ट के तहत है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो अधिनियम पूछेगा कि इसकी स्थापना 1919 के एक्ट के तहत किया गया था। इसका हेड क्वार्टर की बात करते हैं, हैदराबाद के अंतर्गत में है। और TRAI ट्राई का जो है किस अधिनियम के एक्ट के तहत, 1997 के एक्ट के तहत है ट्राई की स्थापना किया। ट्राई का प्रमुख कौन है, अनिल लोहाटी है। ट्राई का प्रमुख कौन है, अनिल लोहाटी है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 5G अच्छा चल ही नहीं रहा है, लेकिन जापान जो है छोटा देश जो है, यह जापान में यह 6G डिवाइस को लॉन्च कर दिया गया। यह जापान में, जापान के पास अपना सैनिक भी नहीं है, बात समझिए। यहाँ पर काम अपने कामों पर फोकस है, कर्म ही पूजा है ना, कर्म ही करना है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म को प्राथमिकता बनाना चाहिए, और ये देश है जो अपने कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी तो जानते ही हैं, विश्व युद्ध में इस पर बम से तबाही कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना। 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये आपको लिटिल बॉय फैटमैन के नाम से गिराया गया था और तबाह हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला 6G डिवाइस वाला लॉन्च करने वाला जापान बन गया है। चलिए जापान, इसका स्पीड की बात करते हैं। देखिए स्पीड है प्रकाश की गति की स्पीड की जैसे प्रकाश होते हैं ना, तो 8 सेकंड के अंतर्गत में आ जाती है ना, 8 मिनट 8 सेकंड में पृथ्वी का प्रकाश, और ये वहां से आने में लगता है। लेकिन ये प्रकाश की जितनी स्पीड है ना, अपने रूम में लाइट जलाइए, देखिए इतना जल्दी जलता हुआ उसी स्पीड के रफ्तार से चलेगा। गोली के रफ्तार तो अलग भी है, प्रकाश की रफ्तार की तरह चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो है स्पीड जो है प्रति सेकंड में आपको समझ सकते हैं 100 गीगावाट। देख रहे हैं ना, 100 गीगावाट है ना, 100 गीगावाट होगा। बहुत ही रफ्तार तेज है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी के मामले में तो जापान तो पूछिए नहीं, चीन पूछिए नहीं। और ये जो है 5G से 20 गुना ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं 20 गुना है। ऐसे टच कीजिए बस डाउनलोड हो जाएगा कोई भी मूवी, ऐसे टच कीजिए कितनों से कितने बड़े मूवी डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BSNL ने कहा है कि अब भारत में 4G लागू होगा। सीखो भाई, ये सरकारी कंपनी है BSNL, अब इन 4G लगाने का सोच रही है। देश का हश्र इस तरह तोड़ दिया गया है, सरकारी कंपनियों को इस तरह बर्बाद कर दिया गया है, एक सोची समझी साजिश के तहत। नई सरकारी संपत्तियां किसकी संपत्तियां होती हैं दोस्त, सरकारी संपत्तियां देश की संपत्तियां होती है, और देश के संपत्तियां पर सारे लोग का अधिकार होगा, आम जनता का अधिकार होगा दोस्त, नहीं होगा। तो इसलिए प्राइवेटीकरण किया जाता है। प्राइवेट से क्या होता है, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा मिलता है। देख रहे हैं ना दोस्त, गाय कटने वाले 200 करोड़ रुपए चंदा दिए हैं। अब सोचिए कि कितना कितना गाय काटा होगा, है ना। धर्म को तो धंधा बना दिया है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी का मतलब क्या होता है, जी फॉर जनरेशन होता है, जैसे कि 4G 5G का मतलब क्या होता है, जी फॉर जनरेशन होता है। चलिए आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आप सारी चीज बातें समझते होंगे दोस्त। सच को सच आप जानते ही होंगे। जापान के उसका उपनाम पूछता है निप्पन, निप्पन के नाम से जानते हैं। और सुकुमारो का देश जापानों को बोलते हैं, सुकुमारो का देश आपको जापान में हमेशा भूकंप आते रहता है। सुनामी जो है, सुनामी सब जो है जापानी भाषा है। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान के संसद का नाम क्या है, डाइट, वो पार्लियामेंट को बोलते हैं। जापान के संसद को बोलते हैं डाइट बोलते हैं। जापान की मुद्रा क्या है, एन है। जापान की मुद्रा क्या है, एन है। जापान के PM का नाम फुमियो किशिदो, फुमियो किशिदो किशिदो है, फुमियो किशिदो। जापान का प्रमुख द्वीप है होक्काइडो, होन्सु। होन्सु जो है, होन्सु जो है जापान इसी पर बसा हुआ है, होन्सु द्वीप पर। और सिकोको है ना, सिकोको हो गया। क्यूशो, टोक्यो आपको टोक्यो क्यूशो पर बसा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये प्रमुख जो है द्वीप है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र सौर तूफान जैसी तकनीकी जानकारी प्रदान किया है। तो हाल ही में किस उपग्रह ने तीव्र
सौर तूफान संबंधित जानकारी प्राप्त किया हुआ है? तो यह चंद्रयान सेकेंड और आदित्य L1 ये इनके द्वारा तीव्र सौर तूफान की जानकारी प्रदान किया गया। चलिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं। सौर कंकाल AIR 364 से सोलर तूफान उठा है। ये आंकड़ा जो दिया गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये आपको तीव्र सौर तूफान ये किसके द्वारा जानकारी हुआ? तो चंद्रयान 2 और आदित्य L1 के द्वारा। आदित्य L1 जो है किससे संबंधित? तो सूर्य का अध्ययन कर रहा है। और बात करते हैं आदित्य L1 PBCL PB PSLV C57 PSLV C57 से लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च याद किया। और ये आपको क्या है, चंद्रयान सेकंड जो है ये सफल है, ये भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? चंद्रयान तिरंगा पॉइंट बोलते हैं। क्रैश हुआ जहाँ पर है, जिस चंद्रयान 2 जो है जहाँ पर ये क्रैश हुआ था, आपको तिरंगा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और जिसका लैंडर की बात करते हैं, लैंडर विक्रम और रोवर की बात करते हैं, तो ये आपको विक्रम और रोवर प्रज्ञा के 2 काम के लिए किया गया है, प्रमुख लैंडर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चैंपियन थर्ड 23 अगस्त को जो है 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर लैंडिंग किया था, और LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, चैंपियन 4 जो है चैंपियन 4 23 अगस्त 2024 को साउथ पोल पर लैंडिंग होता है, और इसको जो लॉन्च किया गया था LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और चंद्रयान थर्ड जहाँ पर लैंडिंग हुआ है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? चंद्रयान जो थर्ड जो है उस पॉइंट पर जो है लैंडिंग हुआ था, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। और जहाँ पर चंद्रयान 2 जो क्रैश हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट बोला जाता है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। यह चंद्रयान 2 क्या था, सफल या विफल था, और चंद्रयान ये थर्ड ये सफल था। और इसका लैंडिंग को क्या पॉइंट बोलते हैं? तो शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वकीलों का समूह को बार बोला जाता है ना, बार एसोसिएशन बोला जाता है। और इसमें जीत चुके हैं 20 सालों के बाद। 2001 में इन्होंने जीता हुआ था, और ये 3 बार बन चुके हुए हैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। और 2024 में कपिल सिब्बल बने हुए हैं। और ये ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में बहुत ही बड़े, ये तो आने वाले समय में तो कुछ देखते हैं क्या बनते हैं। बार एसोसिएशन के तो अध्यक्ष बन चुके हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का सफर करते हैं या नहीं, क्या बनते हैं क्या नहीं, वो तो समय जान सकता है। लेकिन ये कपिल सिब्बल बन चुके हैं। और बात करते हैं 1974 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। 1974 में 1973 का सॉरी 1973 बोल रहे हैं, सॉरी 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और एक्ट पूछेगा तो 1773 के एक्ट के तहत, ये बात ध्यान रखेंगे, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में किया गया था, जिसका हेड कौन थे? एलिजा एम्पे, अन्य सदस्य भी थे। तो बात करते हैं 1937 में एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था। 1937 में 1935 के एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। सर मॉरिस गोयर इसके हेड थे, फेडरल कोर्ट के जो है सर मॉरिस गोयर आपको इसके हेड थे, जो 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था। एक्ट की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 के तहत किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, इसी में 1861 में 1861 में एक्ट के द्वारा बंगाल है ना, बॉम्बे मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो बंगाल बॉम्बे मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया? 1861 में किया गया था। इलाहाबाद की स्थापना 1888 में किया, 1888 में, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, हमको 88 याद आ रहा है कि 1988 में, ये आपको कन्फ्यूजन होगा।
1888 होना चाहिए, देख लेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं ना, हाँ यहाँ पर सॉरी, इलाहाबाद की स्थापना 1866 में किया गया था, 88 में नहीं किया गया था, 1866 में किया गया था इलाहाबाद की स्थापना। वही तो हम बात कर रहे थे, डबल डिजिट हमको याद था, लेकिन ध्यान रखेंगे इलाहाबाद की स्थापना दोस्तों 1866 में किया गया था। और ये भी ध्यान रखेंगे 1861 में बॉम्बे में, है ना, कोलकाता में, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। और 28 जनवरी 1950 में, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 28 जनवरी को 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू कर देता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में हीरालाल जे कानिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू कब होता है? तो 28 जनवरी 1950 से काम करना शुरू करता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन से आर्टिकल इसमें आता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो है 124 से 147 आर्टिकल आता है। 124 से लेकर 147 आर्टिकल, यह सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बारे में जानकारी हमें मिलती है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की जानकारी, 124 से लेकर 147 तक ले जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख जानकारियाँ मिलती हैं। और आर्टिकल 124 में स्थापना, संचालन करना, नियुक्ति, पदच्युत करने के बारे में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को जो है स्थापना, संचालन, नियुक्ति, पदच्युत करने का वर्णन आपको 124 में दिया गया है। और 129 आर्टिकल में 129 में 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में एक अभिलेख न्यायालय होगा, है ना। अभिलेख न्यायालय का काम क्या होता है? जो आपके फाइलों को जो है न्यायालय के द्वारा जो है उस फाइल को, है ना, न्यायालय के भीतर एक कोर्ट की स्थापना किया जाता है, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की जानकारी 129 आर्टिकल में मिलती है। और आर्टिकल 131 में बताया गया हाई कोर्ट के मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट के मूल अधिकारता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 131 में दोस्त क्या बताया? हाई कोर्ट के मूल अधिकारों के बारे में हमें जानकारी 131 में मिलती है। और आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, मान कि कोई आपको फैसला सुनाया गया और उस फैसला को बदल सकता है, रिव्यू कर सकता है। किस आर्टिकल में? 137 में। कोई जजमेंट आया हुआ है, उस जजमेंट को पलट सकता है, रिव्यू कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 137 के तहत। चलिए 142 आर्टिकल, 142 में हाई कोर्ट के द्वारा पूर्ण न्याय की बात किया गया। हाई कोर्ट के द्वारा पूर्ण न्याय की बात किया गया 142 आर्टिकल में। 142 आर्टिकल समझ लिया। और 143 आर्टिकल प्रेसिडेंट को कानूनी सलाह देगा। ये आपको राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देगा। तो किस आर्टिकल के तहत? 143 143 आर्टिकल में कानूनी सलाह देगा आपको सुप्रीम कोर्ट कानूनी सलाह देगा राष्ट्रपति को, जिसकी जानकारी हमें 143 में मिलती है। और दोस्तों इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जीके जीएस और ये करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक मिल चुकी है। और इस चैनल से जुड़ने का मतलब ये है दोस्तों कि हर बातें याद करते चलना है, समेटते चलना है। ये आप लोगों का चैनल है, आप जैसे बोलेंगे वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो। और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर